बीओ प्रैक्टिस सेट 1। पहला प्रश्न है, लोकसभा चुनाव अधिसूचित करने का अधिकार किसे है? यानी लोकसभा के जो चुनाव होते हैं उनकी अधिसूचना जारी करने का अधिकार किसको है? ये है चुनाव आयोग को। किसको अधिकार है? चुनाव आयोग को अधिकार है। और यदि इसकी व्याख्या देखें तो व्याख्या क्या होगी? जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 देश में चुनाव कराने के विभिन्न तौर तरीकों को शामिल करता है। यानी कौन सा अधिनियम है? जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। इस अधिनियम के अनुसार भारत के चुनाव आयोग को इन सदनों की सामान्य शर्तों के अंत से 6 महीने पहले लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं दोनों के चुनावों को सूचित करने का अधिकार है। इसी प्रकार से हमारा दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित जीवाणुओं में से कौन सा एक मृदा उर्वरता को उन्नत करने में मदद करता है? यानी कि जो हमारी मृदा है उसके उपजाऊपन को बढ़ाने में मदद करता है। वो कौन सा जीवाणु है? तो देखिए, इसमें जो जीवाणु है हमारा वो है राइजोबियम, क्योंकि राइजोबियम जो होता है वो पौधों की जड़ों में रहता है। और कौन सी जड़ों में रहता है? जो कि हमारी दलहन फसलें होती हैं उनकी जड़ों में रहता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा दूसरा। यदि इसकी व्याख्या यदि हम लोग देखें, राइजोबियम चने की ऋणात्मकता और मृदा की उर्वरकता शक्ति में वृद्धि करने वाले जीवाणु का एक वर्ग है। मतलब ये क्या करता है? मृदा की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए सहायक होता है। और ये जीवाणुओं का एक वर्ग है जो करता क्या है? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, यानी नाइट्रोजन को स्थिर करता है। राइजोबियम पैरास्पोनिया और लेग्यूमिनस जो फलियों वाले पौधे होते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं, के साथ संयोजन करते हुए अंतःसजीवी नाइट्रोजन को स्थिर करने वाली प्रक्रिया का निर्माण करता है। और पौधा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान निर्मित कार्बन यौगिक के साथ जीवाणु प्रदान करता है। मतलब कार्बनिक यौगिक के साथ जीवाणु प्रदान करता है। कहने का मतलब ये है कि मिट्टी के अंदर जो नाइट्रोजन जो वायु की नाइट्रोजन होती है उसके नाइट्रोजन के स्थिरीकरण को करने के लिए राइजोबियम का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो यहाँ पे होगा दूसरा ठीक। तीसरा, निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन है? देखिए, यहाँ पे विटामिन की बात की जा रही है। साइट्रिक एसिड एक विटामिन है? नहीं। क्या फॉलिक एसिड एक विटामिन है, या ग्लूटामिक एसिड एक विटामिन है, या लिनोलीक एक विटामिन है? यहाँ पे देखिए, फॉलिक एसिड जो है वो एक विटामिन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। साइट्रिक एसिड है वो एक अम्ल है। ग्लूटामिक एसिड ये भी अम्ल है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं फॉलिक एसिड एक विटामिन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। और यदि इसकी बात की जाए तो फॉलिक एसिड जल में घुलनशील भी होता है और विटामिन B9 का एक रूप है ये। तो विटामिन B9, फॉलिक एसिड और फॉलेट इन दोनों का मिश्रण होता है। शरीर की विभिन्न क्रियाओं के लिए अति आवश्यक होता है ये। मनुष्य जो है फॉलेट डी नोमो को संश्लेषित नहीं कर सकता, यानी मनुष्य के शरीर में फॉलेट डी नोमो को संश्लेषित नहीं किया जा सकता है। इसलिए दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किए जाने वाले भोजन के माध्यम से फॉलेट की आपूर्ति की जा सकती है। मतलब जो भी हम दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम क्या कर सकते हैं? भोजन के माध्यम से फॉलेट की आपूर्ति कर सकते हैं। तो कहने का मतलब इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन है? फॉलिक एसिड एक विटामिन है। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसने ग्रह कक्षा नियमों की खोज की? देखिए, ग्रह कक्षा के नियमों की खोज किसने की? कि जो ग्रह होते हैं वो एक कक्षा के अंदर क्या करते हैं? वो गति करते रहते हैं, घूर्णन गति, और एक होता है रोटेशन और एक होता है रिवोल्यूशन। तो वो रिवोल्यूशन करते रहते हैं। तो ये इसकी खोज किसने की? इसकी खोज जो थी खगोल विज्ञान के क्षेत्र में केपलर ने कक्षीय गति का वर्णन करने वाले 3 वैज्ञानिक नियमों, एक होता है ग्रही गति के नियम,
का प्रतिपादन किया। तो ये ग्रही गति नियम इन्होंने दिए थे, तो इसीलिए हम यहाँ पे केपलर को मानेंगे। किसको मानेंगे? केपलर। जो केपलर थे इन्होंने ही नियमों की खोज की थी। निम्नलिखित ग्रह जो है कक्षाओं के अंदर नियमित रूप से क्या करते हैं? गति करते रहते हैं। ठीक है। मूलतः सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले ग्रहों की गति का वर्णन करने के लिए इन नियमों को प्रतिपादित किया गया था। हालांकि केपलर ने सूर्य की परिक्रमा करने वाले ग्रहों की गति जानने के लिए नियमों को प्रतिपादित किया था, लेकिन ये नियम उपग्रहों की कक्षाओं पर भी लागू होने लगे। ठीक है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन जो होगा, निम्नलिखित में से किसने ग्रह कक्षा नियमों की खोज की? तो जोहान्स केपलर ने इसकी खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ध्वनि की गति सबसे धीमी होती है? यानी कि ध्वनि की गति सबसे धीमी किस में होती है? देखिए, ध्वनि तरंगें जो होती हैं गैस, द्रव और ठोस, इन तीनों माध्यमों में से गैस में सबसे धीमी गति से चलती हैं, द्रव में थोड़ी तेज़ गति से और ठोस में सबसे तेज़ गति से गमन करती हैं। तो हमें कह सकते हैं कि ध्वनि जो तरंगें होती हैं वायु की अपेक्षा स्टील में 17 गुना तेज़ गति से गमन करती हैं, और 0 डिग्री सेल्सियस पर वायु में ध्वनि की जो गति होती है वो 331 मीटर प्रति सेकंड होती है। तो यहाँ पे जो प्रश्न पूछा गया वो क्या पूछा गया है कि किस पदार्थ में ध्वनि की गति सबसे धीमी होती है? तो देखिए, यहाँ पे सबसे धीमी गति आपकी किस में होगी? सबसे धीमी गति आपकी वायु में होगी। ठीक है। क्योंकि इसके अलावा ये जल में जो है आपकी उससे ज़्यादा होगी, कांच में और काष्ठ में भी ज़्यादा होगी, तो आपकी वायु के अंदर ध्वनि की गति सबसे कम होगी। ठीक है। अगला प्रश्न है बैंक दर। बैंक दर वह दर होती है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक क्या करता है? यानी भारतीय रिजर्व बैंक, जिसको हम आरबीआई बोलते हैं, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को, जितने भी हमारे अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक हैं, को अपने जमाकर्ताओं की मांगों और दीर्घकालीन आरक्षित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपनी छूट खिड़की यानी डिस्काउंट विंडो से उधार प्रदान करता है। कहने का मतलब क्या होता है, जो भारतीय रिजर्व बैंक है, जितने भी बैंक होते हैं, जो वाणिज्यिक बैंक, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक हैं, उनको जो है अपने जमाकर्ताओं की मांगों और दीर्घकालीन आरक्षित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ये एक छूट खिड़की जो है, जिसको डिस्काउंट विंडो कहते हैं, से उधार प्रदान करता है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए भारतीय रिजर्व बैंक जिस ब्याज दर का प्रयोग करता है उसे बैंक दर कहते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे बैंक दर कहते हैं। और इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका आपका होगा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को ऋण प्रदान करने के लिए। नहीं, ये नहीं होगा। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को ऋण प्रदान करने के लिए बैंक दर वह दर होती है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक क्या करती है? अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को ऋण प्रदान करता है। ठीक है। तो ये इसका सही उत्तर होगा। देखिए, अगला प्रश्न है, कलकत्ता मदरसा भारत में राज्य संचालित शैक्षिक संस्थान डैश द्वारा स्थापित किया गया। यानी कलकत्ता में जो मदरसा जो है भारत में राज्य संचालित शैक्षिक संस्थान है, वो किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा, या लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा, या सैयद अहमद खान के द्वारा, या लॉर्ड वारन हॉस्टिंग के द्वारा? देखिए, कलकत्ता मदरसा की स्थापना अक्टूबर 1870 में हुई थी बच्चों। यानी किस में हुई थी? अक्टूबर 1870। ठीक है। और अक्टूबर 1870 में ईस्ट इंडिया कंपनी के तात्कालिक गवर्नर जनरल थे उस समय वारन हॉस्टिंग, यानी वारन हॉस्टिंग के द्वारा इसकी जो है स्थापना की गई थी। और यह शीघ्र ही इस्लामी और मुसलमानों की शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र बन गया, और इसका पूरा खर्च उसके द्वारा 1.5 वर्ष तक वहन किया गया। और बंगाल सरकार ने इसे अप्रैल में 1782 में संभाला था। यानी कि 1782 में बंगाल सरकार ने जो है संभाला था, लेकिन उसके बाद जो है
लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग ने जो है इसकी स्थापना कहाँ पे की थी? ईस्ट इंडिया कंपनी के जो उस समय गवर्नर जनरल थे जिनका नाम था वॉरेन हेस्टिंग, उन्होंने कलकत्ता में मदरसा की स्थापना की थी। ठीक है, तो ये होगा इसका सही उत्तर। फोर्थ उत्तर क्या होगा? ये ठीक होगा। कि 8वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ताशकंद समझौते से संबंधित है? देखिए, ताशकंद समझौता जो था 1966 का ताशकंद समझौता हुआ था भारत पाकिस्तान के बीच में। 1965 में हुए युद्ध के बाद इन दोनों देशों के बीच एक शांति समझौता हुआ। देखिए, 1966 में क्या हुआ था? ये समझौता हुआ, और 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच में एक युद्ध हुआ था। सोवियत संघ के प्रतिनिधि थे उस समय एलेक्सी कोसिजिन ने भारतीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे मोहम्मद आयूब खान के बीच समझौता कराया था। ठीक है, तो ये उस समय भारतीय के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे और पाकिस्तान के कौन थे? पाकिस्तान के उस समय राष्ट्रपति थे मोहम्मद आयूब खान, उनके बीच में समझौता कराया था। तो ये जो समझौता हुआ था ताशकंद का समझौता, ये भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। तो यहाँ पे लिखा है निम्नलिखित में से कौन ताशकंद समझौते से संबंधित है? तो देखिए, समझौते कौन कौन है? लाल बहादुर शास्त्री उस समय प्रधानमंत्री थे, इसलिए ये होंगे। और राष्ट्रपति कौन थे आपके पाकिस्तान के? वो थे मोहम्मद आयूब खान। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न क्या है कि साइमन कमीशन की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसके कार्यकारण पर विचार करने के लिए की गई थी? देखिए, जो साइमन कमीशन जो भारत में आया था और उसको नियुक्त किया गया था, तो किस काम के लिए इसको किया गया था और किस चीज़ पे विचार करने के लिए किया गया था? इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 के ऊपर किया गया था, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 को के चक्कर में किया गया था, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1999? इनमें से कौन सा एक्ट था जिसके कार्यकारण पर विचार करने के लिए साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई थी? तो देखिए, ब्रिटिश सरकार ने भारत शासन अधिनियम 1919 की कार्यप्रणाली की समीक्षा करने और प्रशासनिक सुधारों के लिए सुझाव देने के लिए साइमन आयोग की नियुक्ति की थी। यानी कि 1919 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था 1919 का, इसकी कार्यप्रणाली, ठीक है, की समीक्षा करने के लिए और प्रशासनिक सुधारों के लिए साइमन कमीशन का गठन किया था। और भारत सरकार अधिनियम यानी कि भारत शासन जो अधिनियम 1919 उसके अंतर्गत क्या था? प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर अधिनियम की समीक्षा करने का प्रावधान किया गया था। यानी कि हर 10 साल में यह समीक्षा करनी थी कि जो अधिनियम है इसमें क्या खामियां हैं और क्या इसमें सुधार करने हैं। तो साइमन कमीशन की नियुक्ति किस लिए की गई थी? साइमन कमीशन की नियुक्ति गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 पर विचार करने के लिए की गई थी। देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा धातु प्लास्टर ऑफ पेरिस में पाया जाता है? देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होती है जिसको कि हम जिप्सम भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? जिप्सम। प्लास्टर ऑफ पेरिस को नाम जिप्सम भी इसको बोला जाता है। ठीक है, और ये जो बना होता है कैल्शियम सल्फेट डिहाइड्रेट से निर्मित एक अत्यंत मुलायम खनिज है, मतलब कैल्शियम सल्फेट डिहाइड्रेट। ठीक है, और जिप्सम को लगभग 150 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। देखिए, जिप्सम को जो होता है हम इसको जिप्सम भी बोलते हैं, लेकिन इसको गर्म किया जाता है 150 डिग्री सेल्सियस, मतलब 150 डिग्री सेल्सियस पे जब जिप्सम को गर्म किया जाता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है उसमें कौन सा धातु पाया जाता है। तो मैंने आपको बताया कैल्शियम सल्फेट डिहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट डिहाइड्रेट इसका मतलब कौन सा पाया जाता है? कैल्शियम पाया जाता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा कैल्शियम। क्या होगा? क्योंकि जिप्सम का पूरा नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट डिहाइड्रेट। निम्नलिखित में से कौन सा एक एंजाइम है? देखिए, इसमें एंजाइम की बात की जा रही है। एंजाइम जो होते हैं वो हमारे शरीर में क्या होते हैं? ग्रंथियों के द्वारा जो है स्रावित किए जाते हैं। ठीक है, तो एंजाइम इसमें इंसुलिन है, ट्रिप्सिन है, या सीमेटोट्रोपिन है, या ग्लूकैगॉन है।
ग्लूकैगॉन है। तो इसमें जो ट्रिप्सिन एक प्रोटीन, यानी कि इसका आंसर होगा ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन क्या है? ट्रिप्सिन जो है वो एक एंजाइम है, और ट्रिप्सिन एक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है। ये प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है ये, जो अधिकतर जानवरों के अग्नाशय में बनता है। देखिए ये जो बनता है वो अग्नाशय के अंदर, जिसको पैनक्रिया बोलते हैं, उसके अंदर बनता है। ठीक है, यह पाचन क्रिया में काफ़ी सहायक होता है। यह प्रोटीन को छोटे अणुओं में तोड़ देता है। कहने का मतलब जो ट्रिप्सिन है वो जानवरों के अग्नाशय में मिलता है, और ये प्रोटीन को तोड़ने का काम करता है छोटे छोटे अणुओं में, यानी उसके सरणीकरण में काम करता है, जिससे शरीर इसका सही प्रयोग कर सके और अग्नाशय से छोटी आंत में पहुंच जाता है, जहां इसकी कार्य क्षमता को छोटी आंत के हल्के क्षारीय वातावरण में बढ़ावा मिलता है। यानी कहने का मतलब क्या है, ट्रिप्सिन क्या है? एक एंजाइम है जो कि जानवर के अग्नाशय में मिलता है या वहाँ बनता है। ठीक है, यह पाचन की क्रिया में सहायक होता है। ये प्रोटीन को क्या करता है? छोटे छोटे अणुओं में तोड़ देता है। अब इससे तोड़ देगा तो क्या हुआ? जिससे शरीर इसका सही प्रयोग कर सकता है। ठीक है ना, प्रोटीन का। और यह अग्नाशय से छोटी आंत में जाता है पहले, मतलब अग्नाशय में तो बनता है, उसके बाद ये छोटी आंत में जाता है, और फिर वहाँ पे क्या करता है? जो छोटी आंत की कार्य क्षमता है उसको बढ़ा देता है, यानी कि छोटी आंत में पहुँच जाता है, जहाँ इसकी कार्य क्षमता को छोटी आंत के हल्के क्षारीय वातावरण में बढ़ावा मिलता है। तो आप एक चीज़ समझ लें कि यहाँ पे एंजाइम जो है वो ट्रिप्सिन है। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसने वंदे मातरम समाचार पत्र प्रारंभ किया? देखिए वंदे मातरम समाचार पत्र जो था वो किसने प्रारंभ किया था? श्री अरविंदो के सहयोग से बिपिन चंद्र पाल ने 7 अगस्त 1906 को वंदे मातरम की शुरुआत की थी। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा बिपिन चंद्र पाल। हमने किसने वंदे मातरम समाचार पत्र की शुरुआत की थी? बिपिन चंद्र पाल जी ने की थी। लेकिन बिपिन चंद्र पाल जो थे किसकी सहायता से की थी? श्री अरविंदो के सहयोग से की थी। ठीक है, 7 अगस्त 1906 को, कितने को? 7 अगस्त 1906 को इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, और अपनी इस साप्ताहिक पत्रिका में श्री अरविंदो ने भारत के राजनीतिक उद्देश्यों के रूप में स्वतंत्रता पर अपने विचारों को व्यक्त किया था, और इसे साकार करने के तरीकों पर भी इन्होंने विचार विमर्श किया था। यानी कि ये जो एक तरह की समाचार पत्र था, या हम इसको साप्ताहिक पत्रिका भी बोल सकते हैं। इसमें क्या था? राजनीतिक उद्देश्यों के रूप में स्वतंत्रता पर अपने विचारों को व्यक्त किया जाता था। ठीक है, तो ये जो थी वंदे मातरम समाचार पत्र, ये प्रारंभ जो किया था बिपिन चंद्र पाल जी ने, लेकिन किसके सहयोग से? अरविंद घोष जी के, ना, अरविंदो जी के सहयोग से किया था। रंगों के निम्नलिखित समूह में से किस समूह के रंग सामान्यतः प्रकाश के प्राथमिक रंगों के रूप में जाने जाते हैं? देखिए कुछ रंग प्राथमिक रंग होते हैं, फिर उन रंगों को मिला के हम द्वितीयक रंगों का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो कुछ रंग ऐसे हैं जो प्राथमिक हैं। कौन से रंग प्राथमिक हैं? तो नीला, हरा और लाल, यानी कि ब्लू, ग्रीन एंड रेड, यानी कि इसको भी हम ये भी बोलते हैं RGB इसको बोला जाता है। आप ऐसे लिख लीजिए, रेड, ग्रीन एंड ब्लू, ये हमारे बेसिक कलर्स होते हैं। रेड, ग्रीन एंड ब्लू, इसको हम लिखते हैं रेड, ग्रीन, ब्लू। ठीक है, यानी राजू गया बैंकॉक, तो राजू गया बैंकॉक, तो इसको इस तरह से हम याद कर सकते हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू। ठीक है, राजू गया बैंकॉक, तो ये हमारे क्या हैं? ये बेसिक कलर्स हैं। ठीक है, प्राथमिक कलर्स हैं, और इन्हीं प्राथमिक रंगों के रूप में इन तीनों रंगों के मिश्रण से अन्य सभी रंग का निर्माण किया जाता है। ठीक है, जिसे आँखों से देखा जा सकता है। लाल और हरे रंग को मिलाने से पीला रंग, यानी कि जब हम लाल और हरे रंग को मिलाते हैं, यानी रेड प्लस ग्रीन जब हम मिलाएंगे तो कौन सा रंग बनेगा? रेड और ग्रीन रंग मिलाने से पीला रंग, यानी कि येलो रंग बनेगा। यानी कि आपने यहाँ देखा रेड और ग्रीन रंग जब मिलेगा तो हमारा येलो रंग बन जाता है। ठीक है, वहाँ पे था राजू गया बैंकॉक,
और यहाँ पे क्या हो गया, राजू गया कहाँ पे, राजू गया, बाई का मतलब कुछ भी लगा लीजिए आप, क्या बोलेंगे इसमें ट्रिक लगान, थोड़ा ट्रिक से याद करने में थोड़ा इजी रहता है, थोड़ा ट्रिक बनानी पड़ती है। ये हो गया RGY, ठीक है, यानी रेड और ग्रीन को मिलाएंगे तो भाई, यानी राजू गया यंग था, राजू कब गया, जब वो यंग था, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखना है। इसके अलावा लाल और हरे रंग को मिलाने से पीला और नीले और हरे रंग को मिलाने से शान रंग बन जाता है, जबकि लाल और नीले रंग को मिलाने से मजेंटा रंग बन जाता है, ठीक है। यानी लाल और नीला मिलाएंगे, लाल और नीला मिलाएंगे तो कौन सा बनेगा, मजेंटा, ठीक है। और इसी प्रकार से जब सभी तीनों रंग को समान मात्रा में एक साथ मिलाया जाता है तो क्या बन जाता है, तो सफ़ेद रंग मिल जाता है। यानी कि R, G और B इन तीनों रंगों को समान मात्रा में जब मिला दिया जाएगा तो सफ़ेद रंग का निर्माण हो जाएगा। कौन सा रंग बन जाएगा, सफ़ेद रंग, ठीक है। तो हमें याद रखना है जो हमारे सामान्यतः जो प्रश्न था कि किस समूह के रंग सामान्य प्रकाश के प्राथमिक रंगों के रूप में जाने जाते हैं, तो RGB, ठीक है, इतना ध्यान रखना है, रेड, ग्रीन एंड ब्लू, ठीक। तो इसका सही उत्तर होगा तीसरा, ये आप देखिए, ये हो गया, ठीक है जी, रेड RGB, रेड, ग्रीन, ब्लू। तो रेड हो गया ये हो गया ग्रीन, और नहीं, ये हो गया रेड, ग्रीन एंड ब्लू। तो ये वाला नहीं होगा, ये वाला तीसरा वाला सही होगा। अगला देखिए, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं सारे। मछली के हृदय में कितने कक्ष होते हैं। देखिए, मछली हमारे हृदय में और मछली के हृदय में कक्ष कैसे कितने होते हैं। देखिए, मछली एक आलिंद और एक निलय से बने दो प्रकोष्ठीय अंग वाले विशुद्ध हृदय के सरलतम रूप से युक्त होती है, दोनों प्रकोष्ठों में, यानी कहने का मतलब दो, कितने होते हैं, दो, एक आलिंद होता है, एक निलय होता है, ठीक है। और दोनों प्रकोष्ठों के मध्य एक अल्प विकसित, इसको बोलते हैं वॉल्व होता है, ठीक है। और कॉनस आर्टेरियोसस द्वारा रक्त को निलय से गलफड़ों तक पंप किया जाता है, यानी किसके द्वारा, कॉनस आर्टेरियोसस के द्वारा। मानव हृदय में दो पृथक परिकोष्ठ और दो पृथक निलय होते हैं, यानी कि 4 होते हैं मानव हृदय के अंदर, ठीक है जी, इसको ध्यान रखना है। आगे, रेड डाटा बुक, जिसे लाल सूची भी कहा जाता है, ये क्या है, इसमें क्या होता है रेड डाटा बुक के अंदर, ये समझने की ज़रूरत है कि रेड डाटा बुक जो होती है उसके अंदर होता क्या है। देखिए, सूखाग्रस्त क्षेत्रों से संबंधित दस्तावेज होते हैं, इसमें क्या, अत्यधिक प्रदूषित क्षेत्रों का ब्यौरेवार दस्तावेज होता है, जानवरों, पौधों आदि की दुर्लभ और लुप्त प्राय प्रजातियों का ब्यौरावार दस्तावेज होता है, या भूकंपीय क्षेत्रों से संबंधित दस्तावेज होते हैं। देखिए, यहाँ पर जो है हमने पढ़ा है, रेड डाटा बुक जो होती है वो क्या होती है, वो हमारी जानवरों, पौधों आदि की दुर्लभ और लुप्त प्राय प्रजातियों का ब्यौरावार दस्तावेज है, यानी कि जो हमारी जानवर हैं, हमारे पौधे हैं, या कुछ हमारी ऐसी प्रजातियां हैं जो लुप्त हो रही हैं, उनका ब्यौरा इसके अंदर दिया जाता है, ठीक है। यानी रेड डाटा बुक किसी देश या राज्य की सीमाओं के अंतर्गत विद्यमान दुर्लभ और संकटग्रस्त जीव, पौधों और फफूंदी की प्रजातियों के साथ साथ कुछ स्थानीय उप प्रजातियों के प्रलेखन के लिए प्रस्तावित एक राजकीय दस्तावेज है, जिसे स्टेट डॉक्यूमेंट भी कहा जाता है। इसे रेड लिस्ट के रूप में भी जाना जाता है। इसे इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर द्वारा प्रकाशित किया जाता है। देखिए, ये पूछा जाता है कि जो रेड डाटा बुक है उसको किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, तो देखिए, इसको प्रकाशित किया जाता है IUCN के द्वारा, यानी कि IUCN क्या है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है।
तो देखिए इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन, और किसका कंजर्वेशन? फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर का कंजर्वेशन, यानी कि ये रेड डाटा बुक्स जो है हमारी इसके द्वारा प्रकाशित की जाती है। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, लेडी विद द लैम्प के नाम से किसे जाना जाता है? लेडी विद द लैम्प के नाम से किसको जाना जाता है? मैडम कामा, यानी बेसेंट, फ्लोरेंस नाइटिंगेल या सरोजनी नायडू? देखिए यहाँ पर जो हमारा उत्तर होगा वो फ्लोरेंस नाइटिंगेल को जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? देखिए क्रीमियाई युद्ध के दौरान घायल सिपाहियों, देखिए एक युद्ध हुआ था क्रीमियाई, उसमें क्या थे, घायल सिपाहियों की सेवा करने के कारण इंग्लिश समाज सुधारक फ्लोरेंस नाइटिंगेल को द लेडी, मतलब जो ये इंग्लैंड की थी, इंग्लिश समाज सुधारक थी, इन्होंने क्या किया था, उस दौरान युद्ध के दौरान जो घायल लोग हुए थे उनकी इन्होंने सेवा की थी, उनकी मदद की थी, इसीलिए इनको द लेडी विद द लैम्प के नाम से जाना जाता है। क्या नाम है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। उन्होंने उपचर्या यानी नर्सिंग को अनुकूल ख्याति दिलाई, यानी नर्सिंग को क्या कि नर्स थी ये, ख्याति दिलाई, और रात्रि में घायल सिपाहियों की सेवा करने हेतु हाथ में लैंप लेकर कई राउंड लगाने के कारण द लेडी विद द लैम्प के नाम से प्रसिद्ध हो गई और विक्टोरियन कल्चर के लिए एक आदर्श बन गई। समझे? तो ये थी हमारी लेडी विद द लैम्प, जिन्होंने लैम्प हाथ में रख के, क्योंकि बिजली नहीं हुआ करती थी और ये अपने जो सिपाही हुए थे, घायल सिपाही, उनकी सेवा में ये लगी रहती थी, और इसीलिए मेरे ख्याल से यहाँ पे नर्स डे भी मनाया जाता है, शायद इन्हीं की याद में। ये थोड़ा कन्फ्यूजन में है, मुझे देखना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन ये लेडी विद द लैम्प इन्हीं को बोला जाता है। ठीक, आगे निम्न में से गंगा नदी की सहायक नदी कौन सी? देखिए गंगा नदी की बहुत सारी सहायक नदियां हैं, लेकिन इसमें जो दे रखी है गंडकी जो है वो सहायक नदी है गंगा नदी की। गंडकी नेपाल की प्रमुख नदियों में से एक है और भारत में गंगा की वाम पार्श्व तटीय सहायक नदी है। नेपाल में यह नदी हिमालय द्वारा अपने गहरे घाटी मार्ग और विशाल जल विद्युत संभावना के लिए प्रसिद्ध है। विश्व में 8000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले 14 पर्वतों में से 3 पर्वत जैसे धौलागिर है, मानसलू और अन्नपूर्णा गंडक की द्रोणी में अंतर्विष्ट हैं। ठीक है, तो ये आप समझ लीजिए कि यहाँ पर निम्न में से गंगा नदी की सहायक नदी हो गई गंडकी कौन सी हो गई, और ये कहाँ से निकलती है? नेपाल से। अब देखिए कौन सा जल डमरू मध्य भारत और श्रीलंका को अलग करता है? जल डमरू मध्य जो है कौन भारत और श्रीलंका की बात कर रहा है, कौन अलग करता है? तो यहाँ पे है पाक जल डमरू मध्य, इसको जल संधि भी बोलते हैं, ठीक है, स्ट्रेट भी बोलते हैं। तो पाक जल संधि द्वितीय राष्ट्र श्रीलंका के उत्तरी प्रांत के मन्नार जिले और भारतीय राज्य तमिलनाडु के मध्य स्थित एक जल डमरू मध्य है। यह जल संधि उत्तर पूर्व में बंगाल की खाड़ी को और दक्षिण पश्चिम में पाक की खाड़ी को जोड़ती है। तमिलनाडु की वैगई नदी सहित कई नदियां इसमें प्रवाहित होती हैं। देखिए ये क्या है, जैसे कि मान लीजिए मैं आपको यहाँ पे एक भारत का नक्शा बना दे रहा हूँ, हो सकता है नक्शा थोड़ा अच्छा ना बने, लेकिन आप समझ लीजिएगा। जैसे ये भारत का नक्शा है हमारा, यहाँ पे श्रीलंका है और यहाँ पर जो है ये बंगाल की खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, बे ऑफ बंगाल है, और यहाँ पर जो है आपका पाक की खाड़ी है। तो यहाँ पे बीच में है ये, ठीक है, इसी को बोलते हैं पाक जल डमरू, जो क्या करती है, जोड़ने का काम करती है दो जलों को। तो बंगाल की खाड़ी दक्षिण पश्चिम में पाक की खाड़ी को, ठीक है, और इसके अलावा बंगाल की खाड़ी को जोड़ने का काम करती है। और किसको अलग करने का काम करती है? ये आपके जो है श्रीलंका के उत्तरी प्रांत के मन्नार ज़िले को, ठीक है, ये श्रीलंका है, इसमें मन्नार ज़िला, और इसके अलावा भारतीय राज्य के तमिलनाडु, यहाँ तमिलनाडु है, इसके अंदर क्या होता है, एक के मध्य ये जल डमरू है। तो यहाँ पर
आपका जो है तमिलनाडु है और यहाँ पे मन्नार है, इन दोनों को अलग करने का काम करती है। और ये बंगाल की खाड़ी और पाक, जो इसको बोलते हैं पाक की खाड़ी, उसको जोड़ने का काम करती है। ठीक है। लोहे पर जंग लगना एक सामान्य उदाहरण है। किसका उदाहरण है? देखिए, लोहे पे जंग लगना जो है एक भौतिक परिवर्तन है, या ऊष्माक्षेपी परिवर्तन है, या रासायनिक परिवर्तन है, या ऊष्माशोषी परिवर्तन है। देखिए, लोहे में जब जंग लगता है तो इसको कहते हैं रासायनिक परिवर्तन, क्योंकि देखिए 2 तरह के परिवर्तन हमारे होते हैं। रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, नई चीज़ का निर्माण हो जाता है। लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन क्यों है? इस प्रक्रिया में एक पदार्थ का निर्माण करने के लिए 2 पदार्थ एक साथ अपक्रिया करते हैं। तो देखिए, जब लोहा और नमी, यानी कि आयरन और नमी जब आपस में मिल जाती है तो क्या होता है, तभी तो उसके अंदर जंग लगता है। और यहाँ पर ऑक्सीजन भी होता है ना, यानी लोहा भी है, पानी भी है और ऑक्सीजन भी है, नमी होती है, तभी जंग लगता है लोहे में। तो इसमें होता क्या है, जब लोहे में जंग लगती है तो आयरन के अणु यौगिक का निर्माण करने हेतु ऑक्सीजन के अणुओं के साथ अपक्रिया करते हैं। देखिए यहाँ पे कर रहे हैं ना अपक्रिया, जिससे आयरन ऑक्साइड बन जाता है, यानी कि आयरन ऑक्साइड की क्या होगी, आयरन ऑक्साइड बन जाएगा। ठीक है, ये क्या होता है, यही जो है जंग होती है। यदि इस प्रक्रिया के दौरान आयरन के अणु विशुद्ध आयरन बने रहते हैं तो जंग लगना केवल एक भौतिक परिवर्तन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर क्या हुआ, आयरन ऑक्साइड बन गया, और आयरन ऑक्साइड बन एक नया उत्पाद बन गया, और ये नया उत्पाद बनने के कारण ही इसको भौतिक परिवर्तन ना कह के रासायनिक परिवर्तन कहा जाता है। यहाँ पे अगला प्रश्न है, कांचीपुरम स्थित कैलाश मंदिर इस वंश किस वंश के शासनकाल के दौरान बनाया गया? जो कैलाश मंदिर था कांचीपुरम का, ठीक है, ये किसने बनाया? चोल ने बनाया, पांडव या चेरस या पल्लव ने बनाया? देखिए, कैलाश जो मंदिर था उसका निर्माण पल्लव वंश के शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। किसने करवाया था बच्चों? ये जो है आपका नरसिंह वर्मन द्वितीय, जो कि पल्लव वंश के थे। किसके वंश के थे? पल्लव वंश के। नरसिंह वर्मन द्वितीय, ठीक है, इन्होंने करवाया था। कब करवाया था? 685 से लेके 705 ईसा में, यानी 685 से लेके 705 ईसा में इन्होंने इसका निर्माण करवाया था। मंदिर के अग्रभाग और गोपुराम यानी टावर का निर्माण कार्य उनके पुत्र महेंद्र वर्मन द्वितीय ने करवाया। यानी कि एक पुत्र थे महेंद्र वर्मन द्वितीय, उन्होंने क्या करवाया था, जो है अग्रभाग का, जो आगे का जो भाग था उसका, और गोपुराम यानी टावर का निर्माण करवाया था इनके पुत्र ने। यह मंदिर तमिलनाडु में स्थित कांचीपुरम की सबसे प्राचीन संरचना है। यानी कि कांचीपुरम कहाँ पे है? तमिलनाडु में है, और ये सबसे प्राचीनतम संरचनाओं में से एक है। यह द्रविड़ियन वास्तुकला शैली से निर्मित भगवान शिव को समर्पित है। देखिए, ये जो कैलाश मंदिर है ये भगवान शंकर को समर्पित है, लेकिन जो कला यहाँ पर बनी है वो कला कौन सी है? ये जो कला है द्रविड़ियन वास्तुकला, यानी कि द्रविड़ियन वास्तुकला का इस्तेमाल यहाँ पे किया गया है। तो कहने का मतलब देखिए कितनी सारी जानकारियाँ यहाँ से हमको मिली। जो कांचीपुरम स्थित कैलाश मंदिर है उसका निर्माण कौन से वंश ने करवाया? पल्लव वंश में। तो लेकिन उस समय पल्लव वंश का जो शासक था वो कौन था? वो नरसिंह वर्मन द्वितीय था। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने इसका निर्माण करवाया, और उनके पुत्र थे, उनका नाम क्या था? उनका नरसिम्हम वर्मन द्वितीय थे, उनका राज सिंह भी इनको बोला जाता था। और इनके जो पुत्र थे उनका नाम क्या था? महेंद्र वर्मन द्वितीय। इन्होंने अग्रभाग और इसके अलावा गोपुराम यानी टावर की जो है उसका निर्माण कार्य को पूरा करवाया। इसके अलावा सबसे ख़ास बात है इसका कांचीपुरम के, ये कांचीपुरम तमिलनाडु में, और ये जो मंदिर है कैलाश मंदिर, ये सबसे पुरानी संरचनाओं में से, प्राचीन संरचनाओं में से एक है। और यहाँ पे जो वास्तुकला का इस्तेमाल किया गया वो द्रविड़ियन वास्तुकला है।
तो इसके बारे में, और ये 685 ईसा पूर्व से 705 ईसा पूर्व के मध्य में बनाया गया। तो कहने का मतलब इसके साथ कितनी सारी जानकारियाँ जुड़ी हुई हैं, यानी एक प्रश्न से 5 प्रश्न हमारे सॉल्व हो रहे हैं। देखिए अगला प्रश्न है 21वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रसुप्त ज्वालामुखी है। देखिए ज्वालामुखी बहुत तरह के होते हैं, एक होता है सुस्त ज्वालामुखी, एक प्रसुप्त ज्वालामुखी, एक ऐसा ज्वालामुखी जो हमेशा फटता ही रहता है। तो चलिए देखते हैं। अब इसमें देखिए माउंट किलिमंजारो है, माउंट स्ट्रोम्बोली है, माउंट एटना है और माउंट म्योन है। कहने का मतलब यहाँ पे जो सही आंसर है वो है माउंट किलिमंजारो। जो किलिमंजारो है पूर्वोत्तर तंजानिया में एक निष्क्रिय स्ट्रेटो ज्वालामुखी है, यानी प्रसुप्त मतलब निष्क्रिय, जो कभी भी फटता ही नहीं है। अब साथ ही यह एक 7 यानी समिटस का चौथा सबसे ऊंचा पर्वत भी है। ठीक है, समिटस का जो है सबसे ऊंचा पर्वत है। किलिमंजारो पर्वत 3 अलग अलग ज्वालामुखियों कीवो और मावेजी और सिरा से मिलकर बना हुआ है, यानी कि जो किलिमंजारो पर्वत है उसमें अलग अलग 3 ज्वालामुखी हैं। एक कीवो ज्वालामुखी है, ठीक है, कीवो, और इसके अलावा आपका मावोजी, ठीक है, मावोजी है। इसके अलावा और कौन सा है, सिरा भी है। ठीक है, ये 3 ज्वालामुखी से मिलकर बना हुआ है आपका किलिमंजारो पर्वत। यह संयुक्त ज्वालामुखी या स्टेट वोल्केनो है। स्टेटा का अर्थ क्या होता है, परत, या वोल्केनो का ज्वालामुखी। ठीक है, ज्वालामुखी के विस्फोट से निकला लावा ठंडा होने पर जम जाता है और कई सालों तक जब विस्फोट से निकला लावा जमता जाता है तो इससे कई परतें बनती जाती हैं और इस तरह की प्रक्रिया सालों साल चलती रहती है और हर बार के विस्फोट से एक नई परत बनती रहती है। तो देखिए यहाँ पर जो उत्तर था हमारा वो कौन सा, प्रसुप्त ज्वालामुखी हमसे सिर्फ पूछा गया था और हमने प्रसुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण यहाँ पे आपको दे दिया। ये प्रसुप्त ज्वालामुखी कौन सा है, माउंट किलिमंजारो का। ठीक है, और ये कहाँ पे है, पूर्वोत्तर तंजानिया में है। कहाँ पे है, तंजानिया में पूर्वोत्तर। देखिए अब कुछ हैं हमारे साइंस से जुड़े हुए प्रश्न। परमाणु के नाभिक में उपस्थित क्या क्या होते हैं। देखिए परमाणु के नाभिक में 3 तत्व जो होते हैं, 3 जो है घटक उपस्थित होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। ये नाभिक में नहीं होते, ये तीनों के तीनों आपके कहाँ पे होते हैं, ये होते हैं हमारे परमाणु के अंदर। लेकिन नाभिक की बात की जा रही है यहाँ, तो नाभिक क्या होता है, ये देखिए, ये होता है परमाणु, और परमाणु का नाभिक क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ घूमते हैं और नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और प्रोटॉन क्या होते हैं, ये धनात्मक होते हैं, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल होते हैं। और इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, ये नेगेटिव चार्ज के होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, यदि हम इसकी और बात करें, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और आपको डिटेल बता दें कि 1911 में अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने 1909 में गीगर मार्सडेन गोल्ड फाइन के प्रयोग के आधार पर ये बात कही गई थी। ठीक है, तो इसमें बहुत सारी बातें बाद में बात करेंगे इसके विषय में और विस्तार में। डीजल रेल इंजन कारखाना कहाँ स्थित है। देखिए डीजल रेल इंजन कारखाना कहाँ स्थित है, ये आपका जो है वाराणसी में है। ठीक है, यानी उत्तर प्रदेश के वाराणसी ज़िले में है डीजल लोकोमोटिव वर्क। ठीक है, जहाँ पे डीजल रेल के इंजन बनाए जाते हैं, डीजल लोकोमोटिव वर्क, DLW। ठीक है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। यह भारतीय रेलवे के स्वामित्व में एक उत्पादन इकाई है जो डीजल इलेक्ट्रिक इंजन और इसके स्पेयर पार्ट को बनाता है। यह भारत का सबसे बड़ा डीजल इलेक्ट्रिक इंजन निर्माता है, यानी कि जो आपका DLW है ये भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक इंजन निर्माता या कारखाना है। स्वतंत्र भारत में पहले आम चुनाव कब आयोजित किए गए थे। भारत स्वतंत्र हो गया और उसके बाद उसमें आम चुनाव कराए गए।
तो सबसे पहले आम चुनाव हमारे 1951 और 1952 में कराए गए थे। भारत में प्रथम आम चुनाव 25 अक्टूबर, यानी कि यदि तारीख पूछी जाए तो हो जाएगा 25 अक्टूबर। 25 अक्टूबर को आम चुनाव कराए गए थे और 1951 में 21 फरवरी और 1952 यानी 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक 4 महीने की अवधि के दौरान कराए गए थे। ठीक है, तो ये 25 अक्टूबर 1951 से और फरवरी 1952 तक 4 महीने की अवधि तक इसको कराया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 489 सीटों में से मतलब कितनी सीटों पे चुनाव हुए थे? 489, लेकिन उसमें से कितनी सीटों को इन्होंने जीता था? 364 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, और इन्होंने ये जीतकर ऐतिहासिक जीत प्राप्त की थी। पहली लोकसभा का गठन 17 अप्रैल 1952 को किया गया। नहीं, लोकसभा जो गठन हुई थी वो हुई थी 17 अप्रैल 1952 में। ठीक है, ये आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि पहली लोकसभा का गठन कब हुआ? पहली लोकसभा का गठन 17 अप्रैल 1952 में हुआ। ठीक है, और 489 सीटों के लिए चुनाव हुए थे, उसमें 364 सीटें और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जीती थी। ठीक है, और ये आपके पहले आम चुनाव हुए थे। निम्नलिखित में से जल में किस प्रदूषक के कारण मीना माता रोग हो जाता है? देखिए, मीना माता रोग हो जाता है। कौन सा जल में कौन सा प्रदूषक है जिसके कारण मीना माता रोग हो जाता है? ये मीना माता रोग जो है इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। उसका उत्तर तो वैसे होगा मिथाइल मर्करी, यानी कि इसके कारण। देखिए, मीना माता रोग को कभी कभी चिसोमीनोमाता रोग भी कहा जाता है, रूप में निर्दिष्ट किया जाता है। यह एक न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम है जो मरकरी विषाक्तता के अधिकता के कारण होता है। मतलब मरकरी जब पानी में ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है, पारा जो होगा वो पानी में ज़्यादा हो जाएगा, तो ये आपका मीन माता रोग हो जाएगा। जब ये पानी में ज़्यादा होगा, जहाँ पे ज़्यादा पानी है में ये मरकरी है, लोग वहाँ का पीते हैं, तो उनको ये मीन माता रोग हो जाता है। ठीक है, अब इसकी खोज जो है सर्वप्रथम 1956 में जापान के मिनमाता शहर के कुमामोतो प्रोफेक्चर में तब की गई थी, जब जल में औद्योगिक अपशिष्ट मिथाइल मरकरी के उत्सर्जन के कारण यह रोग फैल गया था। यानी कि सबसे पहले की खोज कहाँ हुई? 1956 में जापान में। ठीक है, और इसकी खोज हुई क्योंकि, और ये कहाँ पे हुई थी? मिनमाता शहर में। वहाँ पे एक शहर था मिनमाता, और उसी शहर के नाम पे इसका नाम रख दिया गया, मिनमाता शहर। ठीक है, मिनमाता रोग। और वहाँ पर एक शहर के अंदर कुमामोतो प्रीफेक्चर में वहाँ की जगह थी, वहाँ पे इसकी खोज की गई थी, क्योंकि वहाँ पर जो जल था वहाँ पे औद्योगिक बहुत सारे उद्योग लगे हुए थे, तो उन उद्योगों से मिथाइल मरकरी जो था वो निकलता था और वो पानी में मिल जाता था। लोग उस पानी को इस्तेमाल करते थे और जिसके कारण उनके अंदर ये रोग पाया गया, और इसीलिए इसे मीन माता रोग भी कहा जाने लगा। यानी जापान से इसकी उत्पत्ति हुई, मिथाइल मरकरी के कारण ये होता है। नीले कचरे को खाद में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ठीक है, नीले कचरे को खाद में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को हम कंपोस्टिंग कहते हैं। ठीक है, कंपोस्टिंग है क्या, इसको समझते हैं थोड़ा सा। कंपोस्टिंग नम अपघटित कार्बनिक पदार्थों को समृद्ध उर्वरक में पुनर्चक्रित करने की एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, जिससे क्या होता है, जो आपकी वनस्पतिक खाद के रूप में जाना जाता है। यानी वनस्पति जो होती है हमारी, उनको खाद के रूप में परिवर्तित किया जाता है। कंपोस्टिंग की प्रक्रिया हेतु नम कार्बनिक पदार्थ, जैसे कि हम कहते हैं कि घर में जैसे पत्ते हैं, खाद्य अपशिष्ट पदार्थ हैं, उनकी आवश्यकता होती है, जिन्हें सूक्ष्म जीवों के द्वारा ह्यूमस के रूप में खंडित किया जाता है। जीवों जैसे जीवाणु हैं, फफूंदी,
जो है ये क्या करती हैं, ये सब जो है पदार्थ को ताप, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनियम में अपघटित कर देती हैं। कहने का मतलब जीवाणु और फफूंदी क्या करती है, जो है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और अमोनियम में अपघटित कर देती है। कहने का मतलब कंपोस्टिंग में ये जो कचरा होता है, गीला कचरा, ये जीवाणुओं के कारण कंपोस्टिंग में बदल जाता है और इसी का इस्तेमाल हम लोग खाद के रूप में करते हैं। निम्न में से कौन सा जीव पानी में आणविक ऑक्सीजन रिलीज करता है। देखिए बहुत सा एक जीव होता है जो पानी में आणविक ऑक्सीजन जो है रिलीज करता है, वो कौन सा है। यहाँ पे देखिए फाइटोप्लैंक्टन है, यस यही है। साल्मोनेला एंटेरिका है या ई कोली है या अमीबा है, नहीं। देखिए जो फाइटोप्लैंक्टन है ये पानी में क्या करता है, आणविक ऑक्सीजन जो है रिलीज करता है। तो फाइटोप्लैंक्टन अपना भोजन तैयार करने के लिए सूर्य से ऊर्जा और जल से पोषक तत्व को अवशोषित करता है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान ऑक्सीजन के अणु जो है उत्सर्जित करता है। और यह अनुमान लगाया जाता है कि विश्व में 50% से 85% जो ऑक्सीजन है वो फाइटोप्लैंक्टन प्रकाश संश्लेषण द्वारा उत्पन्न की जाती है, ठीक है। ऑक्सीजन की शेष मात्रा पौधों द्वारा भूमि पर प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से उत्पन्न की जाती है। तो देखिए कितनी बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन जो फाइटोप्लैंक्टन होते हैं वो करते हैं। 50% जो धरती पे ऑक्सीजन है उसकी जो है पूरे विश्व में 50% ऑक्सीजन, 50 से 85% ऑक्सीजन जो है वो उत्सर्जित कौन करते हैं, वो फाइटोप्लैंक्टन ही करते हैं, ठीक है। तो इसको याद रखने की बात है। भारत के किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री बनने हेतु न्यूनतम आयु कितनी होती है। देखिए ये प्रश्न जो है बहुत ही आसान है, इसमें जो है 25 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। मुख्यमंत्री बनना है आपको तो 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए। लेकिन किस अनुच्छेद के अनुसार, अनुच्छेद 173 के अनुसार, मतलब 173 जो अनुच्छेद है हमारा, उसके अनुसार जो है राज्य के विधानमंडल की सदस्यता के लिए अर्हता से संबंधित है ये। और संक्षेप में इसकी सदस्यता की पात्रता के लिए संभावित उम्मीदवार की जो है न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। अतः यदि किसी व्यक्ति और महिला की आयु 25 वर्ष है तो राज्य का मुख्यमंत्री वह बन सकता है, ठीक है जी। महाराजा जयसिंह द्वितीय ने कितने शहरों में जंतर मंतर का निर्माण करवाया। देखिए महाराजा जो जयसिंह थे उन्होंने जंतर मंतर का निर्माण करवाया था, ठीक है। लेकिन कितने का करवाया ये बात है, यानी 5 का करवाया था। कितने करवाया था, 5 का। अम्बेर, जिसे बाद में जयपुर के नाम से जाना जाता है। देखिए अम्बेर को हम जयपुर के नाम से भी जानते हैं। राज्य के राजपूत शासक थे महाराजा जयसिंह द्वितीय। तो महाराजा जयसिंह द्वितीय जो थे ये कहाँ के शासक थे, ये हमारे अम्बेर के शासक थे और जिसे बाद में जयपुर कहा जाने लगा, ठीक है। और ये राजपूत शासक थे। इन्होंने दिल्ली में, मथुरा में, बनारस में और उज्जैन में, ठीक है, जैसे कि हम दिल्ली, मथुरा और अपने आगरा प्रांत में, और बनारस या उज्जैन यानी अपने मालवा प्रांत की राजधानी, और जयपुर की अपनी राजधानी में 5 जंतर मंतर का निर्माण करवाया। तो कितनी कौन कौन सी जगह हैं, एक तो दिल्ली हो गई, दूसरी मथुरा, तीसरी बनारस, चौथा उज्जैन और 5वां जयपुर। यहाँ पे इन्होंने 5 जंतर मंतर का निर्माण करवाया था। इनमें से केवल जयपुर का जंतर मंतर परिचालन में है और इन वेधशालाओं का प्रयोग ग्रहण और अन्य खगोलीय घटनाओं की सटीक भविष्यवाणी करने के लिए किया जाता था, ठीक है। तो अभी जो परिचालन में है वो जयपुर का ही है मात्र। लेकिन इनका इस्तेमाल क्यों किया जाता, क्यों जंतर मंतर बनाए जाते थे, क्योंकि उस समय क्या था, खगोलीय जो घटनाएं हुआ करती थी उनकी सटीक जानकारी जो है इन्हीं के द्वारा प्राप्त की जाती थी। भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग कौन सी है।
पीर पंजाल सुरंग है, या नाटूवाड़ी सुरंग है, या वर्डेवाड़ी सुरंग है, या कारबोडे सुरंग है? बताइए। भारत की सबसे लंबी सुरंग, ठीक है, इसका आंसर होगा पीर पंजाल सुरंग। ठीक है, पीर पंजाल जो श्रेणी है उसके अंदर ये पर्वत श्रेणी है, उसके अंदर ये बनी हुई है। देखिए, जम्मू और कश्मीर में हिमालय की पीर पंजाल श्रेणियों में स्थित पीर पंजाल सुरंग भारत की सबसे लंबी सुरंग है। ठीक है, जम्मू और कश्मीर में हिमालय की पीर पंजाल श्रेणी के अंदर, तो हिमालय की पीर पंजाल श्रेणी है उसके अंदर ये स्थित है, और ये सबसे लंबी है भारत की सुरंग। यह सुरंग 11 किलोमीटर लंबी है। ये भी पूछा सकता है कितने किलोमीटर लंबी है, तो 11 किलोमीटर लंबी ये सुरंग है। एशिया की चौथी सबसे लंबी रेलवे सुरंग है, यानी इसमें रेल चलती है। उस सुरंग को पार करने में ट्रेन को 9 मिनट और 30 सेकंड का समय लगता है, यानी कि 9.5 घंटे के अंदर ट्रेन इसमें से पार हो जाती है। तो ये सबसे लंबी सुरंग है पीर पंजाल सुरंग। किसके किसके बीच में? जम्मू और कश्मीर में हिमालय की पीर पंजाल की श्रेणियों में है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाँ, देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये आ गया आपका अगला क्वेश्चन। बंगाल सती अधिनियम 1829 किस गवर्नर जनरल द्वारा लागू किया गया था? देखिए, बंगाल सती अधिनियम ये क्या था? देखिए, उस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है, द्वारा ब्रिटिश भारत में प्रख्यापित बंगाल सती विनियमन यानी बंगाल सती विनियमन 1829 एक वैध अधिनियम था। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश भारत के अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी क्षेत्रों में सती प्रथा यानी हिंदू जो विधवा महिलाएं थीं वो अपने पति जो मृत पति था उसके साथ उनको जिंदा जला दिया जाता था, ठीक है, मरने की प्रथा थी, को अवैध घोषित कर दिया गया था। तो यहाँ पर जो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, इन्होंने सती प्रथा को ख़त्म करने के लिए अधिनियम 1829 था, जिसको बोलते हैं बंगाल सती अधिनियम, उसको इन्होंने लागू किया था। ठीक है, अगला प्रश्न, सप्तऋषि नाम है एक, क्या है ये सप्तऋषि? तारामंडल है, तारा है, उपग्रह है, तारामंडल। देखिए, ये एक तारामंडल है, सप्तऋषि तारामंडल हम लोग बोलते भी हैं, ठीक है, और इसको हम इंग्लिश में ग्रेट बियर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रेट बियर, इसको हम ग्रेट बियर भी बोलते हैं, ग्रेट बियर भी इसका नाम है। ठीक है जी, सप्तऋषि तारामंडल भी बोला जाता है। ग्रेट बियर सप्तऋषि को उर्सा मेजर के नाम से भी जाना जाता है। देखिए कितने सारे नाम है, ग्रेट बियर, सप्तऋषि, उर्सा मेजर। यह उत्तरी खगोलीय गोलार्ध में एक तारामंडल है। यह टोलेमी द्वारा सूचीबद्ध 48 तारामंडलों में से एक है। टोटल 48 तारामंडल है, उसमें से एक है, तथा 88 आधुनिक तारामंडलों में से एक है। ठीक है, टोलेमी ने 48 तारामंडल जो है घोषित किए थे, उसमें से एक है, और 88 आधुनिक तारामंडल हैं, उनमें से एक है। इसे पूरे वर्ष के दौरान अधिकांशतः उत्तरी गोलार्ध में देखा जाता है। ठीक है, कहाँ देखा जाता है इसको? उत्तरी गोलार्ध में। चलिए आगे देखिए, भारत के राष्ट्रपति चुनाव में विवाद की स्थिति उत्पन्न होने पर फैसला करने का अधिकार किसके पास होता है? देखिए, भारत के राष्ट्रपति चुनाव में विवाद की स्थिति उत्पन्न होने पर, देखिए जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है, यदि उसमें किसी प्रकार की विवाद हो जाए तो उस पर फैसला करने का अधिकार किसके पास है? निर्वाचन आयुक्त के पास है, या प्रधानमंत्री के पास है, या लोकसभा के पास, या उच्चतम न्यायालय के पास? तो देखिए, इसको समझने की ज़रूरत है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। संविधान के अनुच्छेद 71 के अनुसार, देखिए अनुच्छेद कितना है? 71, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से उत्पन्न सभी शंकाओं और विवादों की जांच और निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है। यानी कि उच्चतम मतलब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही आपका जो है निर्णय लिया जाएगा।
और न्यायालय द्वारा निर्णय लिया जाता है और उसका अंतिम निर्णय माना जाता है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम 1952 की धारा 14 के अनुसार उच्चतम न्यायालय के समक्ष एक चुनाव याचिका प्रस्तुत की जाती है। तो कहने का मतलब जो उच्चतम न्यायालय हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट है, वो राष्ट्रपति चुनाव के विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो उसके पास क्या है, फैसला करने का अधिकार है। उन्नीस सौ 28 में गठित इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के अध्यक्ष कौन थे? देखिए 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की गई थी, लेकिन उसके अध्यक्ष कौन थे, इसको जानने की है। देखिए स्वतंत्र भारत लीग, जिसको हम बोलते हैं द इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग, ठीक है, की स्थापना 30 अगस्त 1928 में हुई थी। यानी कि कब हुई थी? 30 अगस्त में हुई थी, ठीक है, 1928 में। और एस श्रीनिवास अयंगर को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। यानी श्रीनिवास अयंगर जो थे उसको इसका अध्यक्ष बनाया गया था, ठीक है, ये है आपका सही आंसर। जबकि जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस को इसका सचिव बनाया गया था। यानी जो जवाहरलाल नेहरू हैं और सुभाष चंद्र बोस हैं, इन दोनों लोगों को क्या बनाया गया था? सचिव। ये सचिव बनाए गए थे। और जो श्रीनिवास अयंगर थे उनको जो है क्या बनाया गया था? श्रीनिवास अयंगर जी को जो है इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग का अध्यक्ष बनाया गया था। इस लीग ने अपने अंतिम उद्देश्य के रूप में ब्रिटिश सरकार से पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की थी। देखिए ये जो बनाया गया था पूर्ण स्वराज के लिए, ठीक है, ये इसका मेन उद्देश्य था, पूर्ण स्वराज चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है, पूर्ण स्वतंत्रता की मांग के लिए बनाया गया था। अगला देखिए, वेब पेज पर वापस आने वाले यूजर्स की पहचान के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ठीक है, ये आ गया आपका कंप्यूटर से जुड़ा हुआ प्रश्न, ठीक है। तो इसमें किसका प्रयोग, वेब पेज पर वापस आने वाले यूजर्स की पहचान के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसमें देखिए जो सही उत्तर होगा वो होगा कुकीज़। अब हमें ये जानना है कुकीज़ होती क्या है। कुकीज़ कंप्यूटर फाइलें होती हैं, ये प्राय इसमें यूनिक आइडेंटिफायर सम्मिलित होते हैं, ठीक है, इसमें यूनिक आइडेंटिफायर होते हैं इनके कुकीज़ के अंदर, ठीक है, जिन्हें वेब सर्वर्स द्वारा वेब ब्राउज़र्स में भेजा जाता है। यानी वेब सर्वर होते हैं बहुत सारे और वेब ब्राउज़र में इनको भेज दिया जाता है और बाद में इसे पुनः सर्वर को भेजा जा सकता है। ब्राउज़र प्रत्येक समय सर्वर से एक पेज की रिक्वेस्ट करता है और इसका प्रयोग वेब सर्वर्स द्वारा आइडेंटिटी के लिए ट्रैक यूजर्स द्वारा वेबसाइट पर विभिन्न पेजों को नेविगेट करने के लिए और वेबसाइट पर वापस आने वाले यूजर्स की पहचान करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो कुकीज़ का आपने यहाँ पे देख लिया कि वेब पेज पर वापस आने वाले यूजर्स की पहचान के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कुकीज़ का किया जाता है, ठीक है जी। यहाँ आ गया सविनय अवज्ञा आंदोलन किस दिन प्रारंभ किया गया था? देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किया गया। कब किया गया था? 12 मार्च 1930 को। और किसके नेतृत्व में किया गया था? गांधी जी के नेतृत्व में। गांधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई थी, ठीक है, को दांडी मार्च के साथ शुरुआत की गई थी। गांधी जी ने साबरमती आश्रम से लेकर समुद्र तट के निकट स्थित दांडी गांव तक दांडी मार्च का नेतृत्व किया था। नमक कानून को तोड़ना सविनय अवज्ञा आंदोलन का औपचारिक उद्घाटन था, ठीक है। तो जो नमक कानून नामक कर लगा दिया गया था उसको तोड़ने के लिए इसका प्रयोग किया गया। देखिए अगला प्रश्न, कर लगाने की उस विधि को क्या कहते हैं
जिससे कर योग्य राशि में वृद्धि होने पर कर की दर में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, क्या कह रहा है, कर लगाने की उस विधि को क्या कहते हैं जिसमें कर योग्य राशि में वृद्धि होने पर कर की दर में वृद्धि हो जाती है। तो देखिए, इसको हम बोलते हैं आरोही कर। अब ये क्या है आरोही कर, समझिए। आरोही या प्रगतिशील कर इसको बोलते हैं। वह कर है जिसमें कर योग्य आय में वृद्धि होने पर कर दर में भी वृद्धि हो जाती है। यानी कि जो कर योग्य आय है उसमें यदि वृद्धि हो जाए तो फिर कर में भी वृद्धि हो जाती है। प्रगतिशील कर मुख्यतः कर का भुगतान करने में पूर्ण रूप से सक्षम न होने की स्थिति में लोगों के कर भार में कमी करने के प्रयास में लगाया जाता है। कर भार में वृद्धि करते हुए ऐसे करों को भुगतान करने में अधिक समर्थ व्यक्तियों को हस्तांतरित कर दिया जाता है। इसे आर्थिक असमानता कम करने में प्रभावी भूमिका निभाने वाले कर के रूप में जाना जाता है। मतलब आर्थिक असमानता कम करने का काम ये करता है। ठीक है जी, आगे देखिए। तो यहाँ पे कर लगाने की उस विधि को क्या कहते हैं जिसमें कर योग्य राशि में वृद्धि हो जाती है तो कर की दर में वृद्धि हो जाती है, तो इसको बोलते हैं आरोही कर। क्योंकि देखिए, कर जो योग्य राशि जब उसकी वृद्धि हो जाएगी, सीधी बात है कर दर में भी वृद्धि होगी, तो ये आरोही कर है, बढ़ेगा ही, कम थोड़ा ना होगा। चलिए आगे चलें, आगे चलते हैं। पृथ्वी के बाह्य पटल पर उपलब्ध दूसरा सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है? देखिए, यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा प्रचुर तत्व है वो है ऑक्सीजन। बाह्य पटल पर ऑक्सीजन पृथ्वी की भूपटल में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला घटक है, तत्व है, जो पृथ्वी की भूपटल के अधिकतम आधे या 40% द्रव्यमान का निर्माण करता है। मतलब आधे या 40% द्रव्यमान का निर्माण करता है, किसका? भूपटल का। और सिलिकॉन भूपटल में अधिक मात्रा में विद्यमान दूसरा समान तत्व है। दूसरा क्या है? सिलिकॉन है। पहला क्या है? ऑक्सीजन है। ठीक है, और इसके द्रव्यमान में 28% से अधिक का योगदान होता है। ऑक्सीजन के साथ मिश्रित रूप में सिलिकॉन डाइऑक्साइड भूपटल में अधिक मात्रा में पाया जाने वाला सामान्य यौगिक, यानी सिलिकॉन डाइऑक्साइड भी पाया जाता है। क्या जाता है? सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो है अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ जो उत्तर होगा हमारा क्या होगा? वो ऑक्सीजन होगा। ठीक। रेशम का उत्पादन कहाँ से प्रारंभ हुआ था? देखिए, ये सभी लोग जानते हैं रेशम का उत्पादन जो है वो चीन से प्रारंभ हुआ था, और इसके बारे में ज़्यादा कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। आगे देखिए, ये था हमारा 39वां प्रश्न। अब हम चलते हैं 40वें प्रश्न की तरफ। उनतालीसवां, एक मिनट, ये हमारा है इधर। चालीसवां प्रश्न आ गया। ये देखिए, विज्ञान से जुड़ा हुआ है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? देखिए, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है डायनेमो के द्वारा, मोटर के द्वारा, बैटरी के द्वारा, जनरेटर के द्वारा। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम कौन करता है? देखिए, रसायन का प्रयोग किसके अंदर किया जाता है? रसायन का प्रयोग जो है हमारा वो बैटरी के अंदर किया जाता है। देखिए, बैटरी के अंदर हम एसिड्स डालते हैं, और वो एसिड में क्या होता है, ये जो विद्युत रासायनिक ऊर्जा के रूप में विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित होती रहती है, और बाद में जब हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो यही रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। यानी बैटरी एक उपकरण है जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित करने और इस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने में सक्षम है। बैटरी में 3 मुख्य घटक होते हैं। विभिन्न रसायनों से बने 2 टर्मिनल, एनोड और कैथोड, और इलेक्ट्रोलाइट जो इन टर्मिनलों को पृथक करता है। इलेक्ट्रोलाइट एक रासायनिक माध्यम है जो विद्युत आवेश को
कैथोड और एनोड के मध्य विद्युत प्रवाह की अनुमति देता है। यानी जो इलेक्ट्रोलाइट क्या करता है, यानी कि एक बैटरी होती है हमारे पास, उस बैटरी के अंदर क्या होते हैं, 2 टर्मिनल होते हैं, ठीक है। इन टर्मिनल में इसमें क्या भरा होता है, इसमें जो है ये नीचे तक टर्मिनल होते हैं यहाँ पे, और इसमें भरा होता है इलेक्ट्रोलाइट। क्या भरा होता है, इलेक्ट्रोलाइट। और ये इलेक्ट्रोलाइट क्या करता है, ये इन टर्मिनलों के मध्य में क्या करता है, विद्युत आवेश को कैथोड और एनोड के मध्य विद्युत प्रवाह की अनुमति देता है, ठीक है। मतलब कैथोड और एनोड के बीच में विद्युत प्रवाह की अनुमति देने का काम कौन करता है, ये इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। जब किसी उपकरण को बैटरी के साथ कनेक्ट किया जाता है तो इलेक्ट्रोड पर रासायनिक क्रिया उत्पन्न होती है जो उपकरण के लिए विद्युत ऊर्जा के प्रवाह का निर्माण करती है। जैसे ही इसमें जोड़ा जाएगा कुछ, ठीक है, जैसे मान लीजिए बल्ब जोड़ दिया जाए तो इनके बीच में क्या होने लगेगा, इसके बीच में आवेश का प्रवाह होने लगेगा और विद्युत का संचालन होने लगेगा, ठीक है। तो यहाँ कहने का मतलब बैटरी में ये सब होता है। आगे देखिए, राष्ट्रीय भू भौतिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। देखिए, भू भौतिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है, इसको बोलते हैं NGRI। NGRI ये कहाँ स्थित है, राष्ट्रीय नेशनल जियोग्राफिकल भौतिकी, क्योंकि आपका क्या हो जाएगा, इंस्टीट्यूट यानी जियोलॉजिकल, इसकी फुल फॉर्म NGRI की फुल फॉर्म एग्जैक्टली मुझे नहीं आ रही है। जैसे नेशनल भू का तो मतलब जियोग्राफी से होगा, जियो से जुड़ा होगा, तो इस तरीके से इसका होना चाहिए। चलिए, फिर भी हम जानते हैं राष्ट्रीय भू भौतिकी अनुसंधान, और इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं NGRI, ठीक है। ये आपका कहाँ है, ये हैदराबाद में है आपका। कहाँ पे है, हैदराबाद, जो हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। भारत के सबसे बड़े अनुसंधान और विकास संगठन वैज्ञानिकी और औद्योगिकी अनुसंधान परिषद CSIR के अधीन 1961 में स्थापित यह एक भू वैज्ञानिक अनुसंधान संगठन है, ठीक है। ये क्या है, सबसे पहली बात होगी राष्ट्रीय भू भौतिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है, हैदराबाद में, यानी तेलंगाना में, ठीक है, तेलंगाना में है। दूसरा, एक इसमें और इम्पोर्टेंट बात है, वो क्या बात है, भारत के सबसे बड़े अनुसंधान और विकास संगठन वैज्ञानिकी और औद्योगिकी अनुसंधान परिषद यानी कि CSIR, ठीक है, के अधीन 1961 में स्थापित यह एक भू वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान है, ठीक है। भू वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान है ये, ठीक। किसके अंतर्गत स्थित हुआ था ये हमारा अनुसंधान और विकास संगठन वैज्ञानिकी और प्रौद्योगिकी अनुसंधान परिषद यानी CSIR के अधीन ये जो है आपका स्थापित किया गया था, ठीक है। ये हैदराबाद में, इसको ध्यान रखना है। प्राचीन समय में अवध किस नाम से जाना जाता था, अवध को क्या बोलते थे हम लोग, देखिए अवध को कोसल बोलते थे। कोसल आधुनिक उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र में स्थापित एक प्राचीन भारतीय राज्य था, ठीक है। कोसल जो था आजकल जो से उत्तर प्रदेश, आधुनिक उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र में, ठीक है। तो प्राचीन काल में अवध को कोसल बोलते थे, ठीक है, इतना ध्यान रखना है। यह वैदिक काल के उत्तरार्ध के दौरान विदेह के पड़ोसी राज्य से संबंध एक छोटे राज्य के रूप में उभरा। कोसल 6वीं से 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व 16 महाजनपदों में से एक था, यानी कोसल जो था उस महाजनपद में से एक था। किसमें से, महाजनपदों में से एक था। तो यहाँ याद रखने वाली बात है कि अवध का प्राचीन नाम क्या था, कोसल।
देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस व्यक्ति को 1840 में सिलाई मशीन के संशोधन के रूप के लिए पहला पेटेंट प्रदान किया? संयुक्त राज्य अमेरिका की बात हो रही है यहाँ पे। इसने किस व्यक्ति को 1840 में सिलाई मशीन के संशोधित रूप के लिए पहला पेटेंट प्रदान किया था? संशोधित रूप के लिए बताइए। कौन सा था ये इसमें से? इसमें कौन सा सही होगा? एक मिनट। हाँ, अर्नेस्ट रदरफोर्ड या एलेसेंड्रो वोल्टा या एलियास हो या जॉन नेपियर। इसमें आपका आंसर होगा एलियास हो। सिलाई मशीन के लिए लॉकस्टिच डिज़ाइन का प्रयोग करने के लिए एलियास होवे को 10 सितंबर 1840 को अमेरिका के पहले पेटेंट, जिसको बोलते हैं यूएस पेटेंट 4750 से सम्मानित किया गया था। उनकी मशीन में निम्नलिखित 3 महत्वपूर्ण विशेषताएं थीं। पहली क्या थी? सभी आधुनिक मशीनों में पाई जाती हैं जो आज भी। पहले नोक पर छेद वाली सुई, कपड़े के नीचे लॉक स्टिच का निर्माण करने हेतु काम करने वाला शटल और ऑटोमेटिक फीड। यानी ये 3 चीज़ें आज भी हमें आधुनिक मशीनों में मिलती हैं, वो पहले भी इन्होंने बना ली थी। तो इसीलिए इन्होंने पहला पेटेंट इनको प्रदान किया गया था। ठीक है, तो ये एलियास हो थे। संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया कि अध्यक्ष के पास निर्णायक मत होगा जिसका प्रयोग मतों की संख्या बराबर होने की स्थिति में किया जाएगा? देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा ये कहा जाता है कि तो अध्यक्ष के पास ये निर्णायक मत होगा, यानी अध्यक्ष के पास होगा। जैसे मान लीजिए मतों की संख्या बराबर हो जाए, उस स्थिति में जो है निर्णायक मत जो होगा वो अध्यक्ष के द्वारा डाला जाएगा। तो किस अनुच्छेद के द्वारा ये होता है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 100 के अनुसार। देखिए 100 है, ये जो अनुच्छेद 6 है इसके अनुसार जो है प्रत्येक सदन की बैठक में या सदनों की संयुक्त बैठक में सभी प्रश्नों का निर्धारण अध्यक्ष को अथवा सभापति या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति को छोड़कर उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से किया जाएगा। ठीक है, में सभी प्रश्नों का निर्धारण जो है अध्यक्ष को अथवा सभापति या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति को छोड़कर उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से किया जाएगा। सभापति या अध्यक्ष अथवा उस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति प्रथमतः मत नहीं देगा, किंतु मत बराबर होने की स्थिति में उसका मत निर्णायक होगा और वह उसका मत करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो होता है क्या है यहाँ पे, यानी कि अनुच्छेद 100 के अनुसार है ये कि प्रत्येक सदन की बैठक में या सदनों की संयुक्त बैठक में सभी प्रश्नों का निर्धारण अध्यक्ष को अथवा सभापति या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति को छोड़कर उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से किया जाएगा। ये है ना, और जब वो बराबर हो जाएगा बहुमत तो फिर ये जो है निर्णायक मत जो होगा वो अध्यक्ष जी डालेंगे। ठीक है, तो ये हो गया अनुच्छेद 100, यह इसका सही आंसर है। अगला है 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे हमारे स्वामी विवेकानंद जी। स्वामी विवेकानंद 19वीं शताब्दी के भारतीय नवजागरण के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। ठीक है, उन्होंने विश्व पटल पर भारत की धार्मिक श्रेष्ठता स्थापित की। उन्होंने 1893 ईस्वी में, कब? 1893 में कहाँ पर? शिकागो में।
संपन्न विश्व धर्म सम्मेलन को संबोधित करके हिंदू धर्म की श्रेष्ठता स्थापित की। शिकागो में इन्होंने हिंदू धर्म की श्रेष्ठता को क्या किया, स्थापित किया। इनके भाषण में इन्होंने बताया था हिंदू धर्म सबसे महान है। तो स्वामी विवेकानंद 19वीं शताब्दी के भारतीय नवजागरण के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे, 19वीं शताब्दी के। तो इसीलिए भारतीय नवजागरण के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि जो है स्वामी विवेकानंद जी को कहा जाता है। बाष्पीकरण की दर बढ़ती है जी, कब बढ़ेगी? सतह क्षेत्र बढ़ने पर, सतह क्षेत्र कम होने पर, आर्द्रता कम होने पर, वायु की गति कम होने पर नहीं। सतह का जो क्षेत्र हम बढ़ा देंगे तो बाष्पीकरण की क्रिया बढ़ जाएगी। ठीक है जी। देखिए कोई मान लीजिए हमने एक थाली है, थाली में पानी भर के रख दिया, हमने एक गिलास में पानी भर के रख दिया धूप में, ठीक है, और एक हमने क्या किया, और एक हमने बाल्टी में पानी भर के रख दिया। बताइए सबसे ज़्यादा पानी सब में भर के रख दिया, इनमें से सबसे पहले बाष्पीकरण किस में होगा? बाष्पीकरण मतलब पानी का भाप में बन जाना, वाष्प में बदल जाना। तो सबसे पहले इसका उड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो थाली है इसका जो सतह का क्षेत्रफल है वो ज़्यादा है और इनका सतह का क्षेत्रफल कम है, तो इसलिए जितना खुले में पानी होता है उसका बाष्पीकरण सबसे जल्दी हो जाता है। ठीक है, अगला देखिए। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? देखिए यहाँ पर कारण, इस असफलता के कारण बहुत सारे थे, लेकिन इसमें हमें ढूंढना है। हिंदू मुस्लिम एकता की कमी दिखी, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र, जमींदारों की असहभागिता। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा सही होगा? 47 का। देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये थी कि एक ये सुनियोजित, यानी कि इसकी प्लानिंग नहीं थी प्रॉपर वे में, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी यहाँ पर नज़र आई। मेन ये है, कहीं ना कहीं इसकी सुनियोजित योजना नहीं थी और इसको किस तरह से संचालित करना है वो भी इसमें कमी दिखी, और इसका कोई संगठन नहीं था केंद्रीय जो भी इसको चला पाता। यदि होता तो शायद 1857 के विद्रोह के बाद ही हमारा देश आज़ाद हो गया होता। तो 1857 का विद्रोह में कहीं ना कहीं इसकी कमी दिखी। देखिए अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया कहाँ पे? देखिए भारत छोड़ो प्रस्ताव जो था हो गया और पारित होने के बाद गांधी जी को कहाँ पर कैद किया गया था? कौन सी जेल में कैद किया गया था? देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ये सही से प्रिंट नहीं हो पाया है, इसको हम थोड़ा सा आपको देख के बताते हैं, कहीं और से बुक से देख के बताते हैं आपको। देखिए इसमें यरवदा जेल, नैनी जेल, अहमदनगर जेल या फिर आगा खां पैलेस। देखिए इसका सही उत्तर होगा आपका 48 का, आगा खां पैलेस में इनको बंद कर दिया गया था। भारत छोड़ो प्रस्ताव जब पारित हुआ उसके बाद गांधी जी को आगा खां पैलेस में बंद कर दिया गया। ठीक है, 8 अगस्त जो था, अगस्त प्रस्ताव जो था 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस कमेटी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित होते ही प्रमुख भारतीय नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। यानी कि 8 अगस्त 1942, तब 1 मिनट, 8 अगस्त 1900 उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन को प्रस्ताव को पारित कर दिया। होते ही हुआ कि गांधी महादेव देसाई को गिरफ्तार करके पूना के आगा खां पैलेस
में जो था वो कौन सा पैलेस था? आगा खां पैलेस, यानी कि कस्तूरबा गांधी जी को और इसके अलावा महादेव देसाई जी को यहाँ पे बंद कर दिया गया। ठीक है, किस लिए कर दिया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था 8 अगस्त 1942 को, इस कारण से। अगला प्रश्न देखिए। इसमें कांग्रेस के हरपुरा अधिवेशन में 1938 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के प्रथम बार अध्यक्ष बने और 1939 में ईस्वी में त्रिपुरी में दूसरे अध्यक्ष के पद पर ही चुने गए। परंतु हुआ क्या था कि दल और कांग्रेस कार्यकारिणी के विरोध के कारण सुभाष चंद्र बोस को त्यागपत्र देना पड़ा। कहने का मतलब 1938 में सुभाष चंद्र बोस को पहला वाला 1938 में जो हुआ था वो था हरपुरा में। तो 1939 का जो त्रिपुरी के अंदर जो अधिवेशन हुआ उसके जो अध्यक्ष थे दोबारा से सुभाष चंद्र बोस बने। इसमें हुआ ये कि गांधी जी इनसे नाराज़ हो गए। गांधी जी और कांग्रेस कार्यकारिणी के जो कुछ लोग हैं उन्होंने विरोध किया इनका। इस कारण सुभाष चंद्र बोस ने क्या दे दिया? त्यागपत्र दे दिया। ठीक है, क्योंकि गांधी जी चाहते थे पट्टवी सीतारमैया को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, लेकिन क्योंकि यहाँ पर वोटिंग में सुभाष चंद्र बोस ही जीत गए, जिसके कारण इनको बना दिया गया। तो 1935 1938 है ये, 1935 नहीं है। ठीक है, 1938 है और 2 बार चुने गए थे। 1939 में भी ये चुने गए थे। ठीक है, ध्यान रखना है। अगला, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह। देखिए ये जो है बहुत ही मामूली सा क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चंस तो है ना। तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, पृथ्वी है। ये हमें पता होना चाहिए। सबसे बड़ा ग्रह है सौर मंडल का वह है बृहस्पति। ठीक है, परिक्रमा 11.9 वर्ष में करता है, यानी कि पूरे सूर्य का चक्कर 11.9 साल में लगाता नहीं। 11 महीने 11 साल 9 महीने में एक चक्कर लगा पाता है ये सूर्य का। सौरमंडल में इसके 63 उपग्रह हैं। देखिए अब बृहस्पति के कितने उपग्रह हैं? 63। और हमारा पृथ्वी का कितना है? एक ही है, मून जिसको बोलते हैं। और जिनमें ज्ञानीमीड सबसे बड़ा है, इसे पीले ग्रह के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ज्ञानीमीड उपग्रह कितने हैं इसमें? ज्ञानीमीड जो है, ज्ञानी है ना, ये ज्ञानीमीड सबसे बड़ा है। ठीक है, और इसे पीले ग्रह के रूप में भी जाना जाता है। तो देखिए 63 उपग्रह हैं बृहस्पति ग्रह के, वो सबसे बड़ा ग्रह है। अगला प्रश्न, पृथ्वी की सतह से ओजोन परत की ऊंचाई कितनी है? यानी ओजोन परत की ऊंचाई कितनी है? 40 किलोमीटर से 50 किलोमीटर के बीच स्थित है ये ओजोन परत। ठीक है, इसकी ऊपरी सीमा की ऊंचाई 55 किलोमीटर तक होती है और इस मंडल का सर्वाधिक घनत्व वाला क्षेत्र जो है 20 से 25 किलोमीटर के बीच में होता है। मानव शरीर में श्वसन वर्णक है। मतलब श्वसन वर्णक कौन सा है?
बताइए। मनुष्यों और अधिकांश अन्य कशेरुकियों में सबसे आम श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन नामक का प्रोटीन होता है। कौन होता है? हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन। इसके द्वारा ही हम क्या करते हैं, यह रक्त की ऑक्सीजन वाहन क्षमता को बढ़ा देता है। यानी रक्त में यदि हीमोग्लोबिन नहीं है तो आपकी ऑक्सीजन वाहन की जो क्षमता है वो घट जाएगी। ऑक्सीजन वाहन की क्षमता जो है वो घट जाती है, ऑक्सीजन जा नहीं पाता शरीर के सभी अंगों तक। तो रक्त में हीमोग्लोबिन फेफड़े या गिल से ऑक्सीजन को कहाँ ले जाता है? ऑक्सीजन को शरीर के बाकी हिस्सों में ले जाता है। तो रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी होने के कारण ऑक्सीजन की कमी भी हो जाती है। इसीलिए रक्त में हीमोग्लोबिन फेफड़ों या गिल से ऑक्सीजन को शरीर के बाकी हिस्सों में ले जाता है, वहाँ यह ऑक्सीजन को छोड़ता है ताकि वायुजीवी श्वसन को चयापचय में ऊर्जा प्रदान कर सके, यानी ऊर्जा की जा सके। तो कहने का मतलब यहाँ पे जो उत्तर है हमारा कि मानव शरीर में श्वसन वर्णक कौन सा है, तो वो है हीमोग्लोबिन। अगला देखिए, पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका है कितना है? पानी से ढका भाग कितना है? पृथ्वी की सतह का लगभग 2/3 भाग जो है वो पानी से ढका हुआ है। ठीक है, अगला देखिए, राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार निम्न में से कौन सा, देखिए, निम्न में से कौन सा राज्य का के दायित्व हैं? ठीक है, राज्य का के दायित्व हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार, ठीक है, बताइए। ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना, क्या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार ये सही है? उद्योगों के प्रबंधन में किसकी, श्रमिकों की भागीदारी, इन दोनों में से कौन सा सही है? राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार निम्न में से कौन सा उसे राज्य का के दायित्व हैं? राज्य के दायित्व कौन से हैं इसमें नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंदर? बताइए। पहला है ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना, या उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी होनी चाहिए। कौन सा वाला है? इसमें से जो करेक्ट होगा वो हमारा 2 होगा, यानी कि दोनों ही हैं। यानी कि राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत होते हैं उनके अनुसार राज्य का दायित्व है कि वो ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दे, और इसके अलावा उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी भी होनी चाहिए। इसलिए दोनों के दोनों सही हैं। बीस वर्ष की आयु पर मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है लगभग कितनी होती है? बताइए। उपयुक्त में से कोई भी नहीं है। हड्डी एक ठोस, कठोर और मजबूत संयोजी ऊतक है ये, जो तंतु एवं मैट्रिक्स से बना होता है। ठीक है, ये तंतु भी होते हैं इसमें और मैट्रिक्स भी होता है। इसके मैट्रिक्स में कैल्शियम के लवण पाए जाते हैं तथा इसमें इसमें अस्थित कोशिकाएं एवं कोलेजन तंतु व्यवस्थित होते हैं। एक व्यक्ति के शरीर में 206, क्योंकि वयस्क तो हो ही जाएगा ना। 1 मिनट, पेन नहीं चल रहा है मेरा। कितने होते हैं? 206। 1 मिनट, पेन जो है काम नहीं कर रहा है बच्चों, 1 मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा मैं इसको मिटा दूं, जस्ट ए मिनट। हाँ देखिए, अब देखिए आप,
अब तो 206 होते हैं, कितने होते हैं? 206 हड्डियाँ होती हैं, ठीक है। आगे, यदि किसी लेंस का, एक मिनट, ये आपका है 56 क्वेश्चन, नज़र नहीं आ रहा है प्रॉपर। यदि किसी ऐनक के लेंस का पावर +2 डायोप्टर हो तो इसके फोकस की दूरी क्या होगी? देखिए यहाँ पे एक ऐनक है, लेंस, उसमें लेंस लगा हुआ है, उसकी पावर है +2 डायोप्टर। कितनी है? +2 डायोप्टर है, ठीक है ना। ऐनक मतलब चश्मा, उसमें एक ऐनक में एक लेंस लगा है, उसका +2 डायोप्टर है, ठीक है। तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी बताइए, इसको किस प्रकार से निकाला जाएगा? तो देखिए, लेंस की फोकस दूरी निकालने के लिए डायोप्टर को हम डी से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? डी से। तो डायोप्टर हो गया हमारा +2, और जब लेंस की फोकस दूरी निकालनी होती है तो फोकस दूरी को हम लिखते हैं एफ से, तो इसको लिखते हैं 100/d, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया 100 और d हो गया हमारा 2, तो हमारा कितना होगी फोकस दूरी? वो हो जाएगी 50, और ये हो जाएगी सेंटीमीटर में। किस में हो जाएगी? सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको निकाल सकते हैं। आगे 57, एक मिनट, हाँ। 1983 के साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए चुना गया हिंदी उपन्यास। देखिए, 1983 के साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए किसको चुना गया था? हिंदी उपन्यास को। कौन सा हिंदी उपन्यास था? तो इसमें आपका उत्तर होगा साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है उसके लिए हमें अर्धनारीश्वर, ठीक है, इसको चुना गया अर्धनारीश्वर। दूसरा है नीला चांद, मैं वक्त के सामने हूँ, ठीक है। ये नीला चांद, मैं वक्त के सामने हूँ, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो था 1983 के साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए अर्धनारीश्वर को चुना गया था, ठीक है जी। इसके बारे में थोड़ी जानकारी और देते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है वर्ष 1955 में से अंग्रेजी सहित 22 भारतीय भाषाओं में दिया जाता है, यानी कि ये 1955 से दिया जाता है जी। अंग्रेजी सहित कितनी भाषाओं में दिया जाता है? 22 भाषाओं में, ठीक है। और वर्ष 1933 में साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी उपन्यास अर्धनारीश्वर को दिया गया था। 1933 में किसको दिया गया था? वर्ष 1993 में, 1993 में किसको दिया गया था? ये 93 या 83, ये थोड़ा कन्फ्यूज़न में है, तो मैं आपको बाद में बता दूंगा। मेरे ख्याल से 1983 होना चाहिए ये, ठीक है। 1983 में साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी उपन्यास अर्धनारीश्वर को दिया गया। वर्ष 2016 का साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी भाषा के आपके जो थे, क्या नाम है उनका, नासिरा शर्मा के परिजात उपन्यास को दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन बन गए हमारे। यानी 1983 के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है अर्धनारीश्वर को मिला, और इसके अलावा 2016 का साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है वो परिजात उपन्यास को मिला। और परिजात उपन्यास किसने लिखा है? ये लिखा है नासिरा शर्मा ने, नासिरा शर्मा, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या, 2016 का जो परिजात को मिला नासिरा शर्मा ने लिखा, 1983 का अर्धनारीश्वर को मिला, ठीक है। उपन्यास का नाम है ये अर्धनारीश्वर।
58वां क्वेश्चन, कौन सा देखिए कौन सा सस्तन प्राणी उड़न लोमड़ी के रूप में जाना जाता है? कौन सा सस्तन प्राणी उड़न लोमड़ी के रूप में जाना जाता है? देखिए कौन कौन से हैं। एक है डार्विन लोमड़ी, एक है चमगादड़, एक है उड़न गिलहरी और एक है सफ़ेद लोमड़ी। तो देखिए कौन सा होगा। यहाँ पे जो है आपका चमगादड़ को बोलते हैं हम। क्यों? टेरोपस चमगादड़ की एक जाति है जो दुनिया में चमगादड़ों की सबसे बड़ी प्रजाति है। आमतौर पर इसे फल चमगादड़ या उड़न गिलहरी या उड़न लोमड़ी के रूप में जाना जाता है। उड़न गिलहरी, उड़न लोमड़ी के रूप में भी इसको जाना जाता है। वे एशियाई, ऑस्ट्रेलिया, पूर्व अफ्रीका, हिंद और प्रशांत महासागरों के कुछ महासागरीय द्वीपों के उष्णकटिबंधीय और उपकटिबंधीयों में रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए कौन सा सस्तन प्राणी उड़न लोमड़ी के रूप में जाना जाता है। तो प्राणी उड़न लोमड़ी के रूप में हम किसको जानते हैं? चमगादड़ को, क्योंकि ये बड़ा होता है काफ़ी, ठीक है। और ये जो होता है इसको और भी नाम है इसके, उड़न गिलहरी भी बोलते हैं इसको, ठीक है। और ये कहाँ मिलते हैं? ये हमारे ऑस्ट्रेलिया में, एशिया में, पूर्वी अफ्रीका में, हिंद और प्रशांत महासागर के कुछ महासागरीय द्वीपों के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ठीक है। अगला, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम संकेत करें। युद्ध स्थलों के नाम नीचे दिए गए हैं। हुमायूं ने जो है 4 प्रमुख युद्ध लड़े थे। उन 4 प्रमुख युद्धों का हमें क्रमानुसार लिखना है। सबसे पहला युद्ध जो था वो हुमायूं ने कब लड़ा? हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का क्रम जो था, सबसे पहला उसने लड़ा देवरा का युद्ध, जो कि कब लड़ा था? 1531 में, ठीक है। बाबर की मृत्यु हो गई थी 1530 में, मेरे ख्याल से बाबर की मृत्यु 1530, 1531 में इसने देवरा का युद्ध लड़ा, ठीक है। उसके बाद इसने चौसा का युद्ध लड़ा 1539 में, ठीक। और उसके बाद इसने 1540 में कन्नौज का युद्ध लड़ा और 1555 में सरहिंद का युद्ध लड़ा। तो कहने का मतलब यहाँ हो गया 1500 हुमायूं का सबसे पहला युद्ध हो गया देवरा का युद्ध। देवरा का युद्ध हुआ, फिर ये चौसा का युद्ध हुआ, फिर कन्नौज का, फिर सरहिंद का। तो ये 4 प्रमुख युद्ध हमारे थे जो कि हुमायूं ने लड़े। पहला देवरा का सबसे पहले शुरू किया, चौसा का 1539 में, और कन्नौज का जो था वो 1 साल के बाद हुआ तुरंत, ठीक है, 1540 में। यानी कि चौसा और कन्नौज 1539 और 40 में लड़े गए, और सरहिंद का जो था वो 1555 में लड़ा गया, ठीक है। तो ये 4 युद्ध थे, बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध थे हुमायूं के। निम्नांकित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन की? देखिए द्वैध शासन की जो शुरुआत की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा, या लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा, या वॉरेन हास्टिंग के द्वारा, या इनमें से कुछ भी नहीं। देखिए जो द्वैध शासन प्रणाली के लिए किसको जो है सबसे ज़्यादा जाना जाता है? वॉरेन हास्टिंग जो था 1772 से 1785 के मध्य में, 1772 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने दोहरी प्रणाली यानी द्वैध शासन को समाप्त करने का निर्णय लिया। फलतः वॉरेन हेस्टिंग ने दोनों उप दीवानों यानी कि सीताबराय तथा रजा खां को हटाकर उनकी शक्तियां खुद ग्रहण कर ली। कहने का मतलब निम्नलिखित में से किसने बंगाल के द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया? यहाँ पे समाप्ति की बात आ रही है। समाप्त करने का श्रेय जो जाता है वो वॉरेन हास्टिंग को जाता है। किसको जाता है? वॉरेन हास्टिंग को। क्या हुआ?